Good afternoon, everyone. Today we are doing class 8 Science Curiosity Chapter 3 Health Ultimate Treasure Part 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ा था कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं, कैसे वो होती हैं, कैसे कॉज होती हैं, कौन से गुड हैबिट्स हमें करनी चाहिए और कौन से नहीं करनी चाहिए, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 3.4 से। लेट अस फाइंड आउट। सो ये ग्रेड 8 का स्टूडेंट है, उसने कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ का लिस्ट करा है ड्यूरिंग कम्युनिटी कैंपिंग, और हमें इसको इन्फॉर्मेशन को चेक करना है कुछ रेफरिंग बुक्स के थ्रू, या हमें किसी वेबसाइट्स के थ्रू, या अपने साइंस टीचर से हम पूछ के सब इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हैं, और हमें कुछ मिसिंग डिटेल्स को भी ऐड करना है, ठीक है, जहाँ पे नहीं गिवन है। अब स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज। हमें इस टेबल को स्टडी करना है और सोचना है कि कौन से सिंपल स्टेप्स हमें हेल्प कर सकते हैं हर एक डिजीज़ को प्रिवेंट होने से। तो कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि ह्यूमंस के थ्रू कॉज होती हैं, जो कि ह्यूमंस फैलाते हैं। इसके अंदर पढ़ने वाले कैसे एयर के थ्रू होता है, कैसे खाने के थ्रू होता है, कैसे ह्यूमंस के थ्रू होता है। तो ह्यूमंस के थ्रू कैसे कॉज होता है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होंगे, जैसे कि एनवायरमेंट वाला, जैसे कि हमें कोल्ड हो रहा है, कॉमन कोल्ड या आई फ्लू हो रहा है। तो कॉमन कोल्ड हम जानते हैं कि वायरस है, या आई फ्लू भी एक वायरस है। कोविड-19 का भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, वायरस है। अब ये कोल्ड जो है, ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक के से थ्रू तो हो रहा है। कॉमन कोल्ड हमें छींक आती, खांसी आ रही है, तो वो रिस्पिरेटरी ट्रैक को तो हमें इन्फेक्ट कर रहा है, उसे लंग्स को ख़राब कर रहा है, आपकी कफ हो रहा है। तो अभी इस कहाँ से आते हैं सिम्टम्स के, और जो नेशनल कॉन्क्रेशन, मतलब आपकी नाक बहती रहती है एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, आपका गला ख़राब हो जाता है, फीवर होने लगता है, कफ होने लगता है, बॉडी में दर्द होने लगता है। बॉडी एक मतलब बॉडी में दर्द होने लगता है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है कि हम इसे हैंड वॉश करते रहेंगे। जब भी हमें स्नीज़ हुआ है, कफ होता है, हैंड वॉश कर लिया। हमें अपने पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना, लाइक हमें अपना झूठा खाना नहीं देना किसी को खाने के लिए, झूठा पानी नहीं देना किसी को, अपना हैंकरचीफ नहीं देना, एंड अपने माउथ और नोज़ को कवर करना है वायरस कफिंग। अब सेकंड है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हम जानते हैं ये भी वायरस है। ये किसी स्किन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, या तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक का भी होता है चिकन पॉक्स आपका, और स्किन पे आ जाता है। ये स्किन को भी ख़राब करता है और स्किन से थ्रू ही फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको माइल्ड फीवर, मतलब कभी बुखार आता है तो कभी कभी नहीं आता, बीच बीच में बुखार आता रहता है, या आपकी स्किन इची टाइप में रहती है, आपकी स्किन में खुजली होने लग जाती है, आपके रैशेज आ जाते हैं, इसके अंदर रैशेज और ब्लिस्टर्स आने लग जाते हैं। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? इस जो भी जिस पेशेंट को भी चिकन पॉक्स होता है तो उसको एक कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन मतलब एक कंप्लीट अलग सेपरेट रूम, सेपरेट खाना, उसको अलग जगह खाना दे कराया जाता है, उसका सब कुछ अलग, रहन सहन अलग कर दिया जाता है जब तक वो ठीक नहीं जाता, बिकॉज ये फैलता है बहुत बुरी तरीके से। इसमें अपने माउथ और नोज को कवर करना होता है, वैक्सीनेशन से प्रॉपर लेनी पड़ती है। अब थर्ड है हमारा मेलाइसिस। मेलाइसिस हमारा एक वायरस होता है, ये भी थोड़ा बहुत आपका टाइप का, जो चिकन पॉक्स देखा था वो उस टाइप का होता है। बस इसमें आपका क्या होता है, आप देखोगे वायरस भी है, ये भी इसके अंदर स्किन रिस्पिरेटरी ट्रैक का होता है। इसके अंदर फिर फीवर, थोड़ा सा और थ्रॉट हो जाता है, जो कि चिकन पॉक्स पर नहीं होता। इसके अंदर ब्लडी फ्रेशेस आते हैं आपके नेक पर भी, ईयर से भी, और सभी पार्ट्स पे, स्किन पर, आपके हाथों पे आ जाएंगे, आपके फेस पे आ जाएंगे, पैर पे आ सकते हैं, ठीक है, नेक पे आ जाएंगे, ईयर्स पे आ जाएंगे, ठीक है, रेडिश कलर के आपके रश आ जाते हैं। नाउ यहीं पे कि आइसोलेशन, इसमें भी आइसोलेशन अलग रखना पड़ता है पेशेंट का, माउथ और नोज कवर करना पड़ता है, और गुड हाइजीनिक मेंटेन करनी पड़ती है, वैक्सीनेशन होना पड़ता है। आप देखोगे ना कि इसमें लगा सभी, मतलब कम्प्लीटली अगर हम देखें तो इसमें हम जानते हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक है, वरना तीनों में रिस्पिरेटरी ट्रैक है। बस हमें जानना है कि चिकन पॉक्स हम जानते हैं इसके अंदर स्किन से जुड़ी चीज़ें होती है। इसके भी अंदर हमें फीवर होता है, इसके अंदर भी फीवर होता है, इसके अंदर फीवर होता है, ठीक है, बाकी हम लिख सकते हैं। इसके अंदर भी हमें हैंड, मतलब इस तरीके से अपना कवर नोज करना चाहिए, लाइन है, इसके अंदर इतने कवर नोज करना चाहिए, इसके अंदर इतने कवर नोज करना चाहिए माउथ का, ठीक है। बाकी चीज़ आप लिख सकते हैं कि चिकन पॉक्स और लाइसेंस में कंप्लीट आइसोलेशन होना पड़ता है पेशेंट का। अब नेक्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस। हम जानते हैं टीबी, ठीक है, टीबी, इसमें जब हम खांसते तो हमारे मुंह से ब्लड निकलता है खाते खांसते समय। अब इसको कैसे आ जाएंगे, बिकॉज ये बैक्टीरिया है। तो ट्यूबरक्लोसिस में हम देख पा रहे हैं बी फॉर बैक्टीरिया, एंड ये लंग्स से जुड़ी चीज़ होती है, बिकॉज रिस्पिरेटरी ट्रैक है। अब लंग्स को कैसे याद रखेंगे, बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस, एल फॉर लंग्स, ट्यूबर, बी फॉर बैक्टीरिया, लॉसेस, एल फॉर लंग्स। तो ट्यूबरक्लोसिस में जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, ये किसको इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ये एक तरीके से बेसिकली इसके अंदर कफ होता है आपको, इसके अंदर आपको ब्लड निकलता है कफ के साथ, माउथ से आप पे ब्लड निकलता है आपके माउथ से। इसके अंदर फीवर होता है, फैटिग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नाइट स्वेट्स आते हैं आपको, रात में रात में पसीने आने लग जाते हैं।
अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ प्रेजेंट करना मतलब प्रिवेंट करना चाहिए, हमको उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्लोज कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करना चाहिए हमें टीबी इन्फेक्टेड पीपल से, एंड अपने माउथ को नोज को कवर करना चाहिए। देखो ये भी लाइन आ गई, एक पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो तीनों में ट्यूबरक्लोसिस, मेनिसेस, चिकन पॉक्स में वैक्सीनेटेड है, बिकॉज कॉमन कोल्ड में वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब आता है कि डिजीज़ जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू कॉज होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, क्लोरेरा, टाइफाइड एंड एस्केलेरोसिस, इसको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं ना पेट में कीड़े होना, कोई चीज़ है। हेपेटाइटिस ए पढ़ते हैं तो ये भी एक वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस। अब आप देखोगे कि हेपेटाइटिस को इसको कैसे याद रखना है। सो हेपेटाइटिस हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में एस आ रहा है, एस फॉर वायरस, लास्ट में इसके एस आया तो हेपेटाइटिस वायरस होता है। ठीक है, ये लीवर को इन्फेक्ट करता है एंड इसके अंदर भी आपको फेटिग होता है, फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, जॉन्डिस पेन होता है आपको यहाँ पे, और आपके अपर एब्डोमेन पे, पेट के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके अंदर आपको दर्द होने लगता है। अब इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आपको, तो इसमें आपको बॉइल्ड वाटर पीना पड़ता है, गर्म गुनगुना पानी, एंड वैक्सीनेटेड लेना पड़ता है, हमेशा आपको वैक्सीन लेनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा क्लोरेरा। जो क्लोरेरा है उसको देखते हैं, तो क्लोरेरा में क्या होता है, आपका थोड़ा बहुत टाइफाइड से रिलेटेड होता है, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, आप देख पा रहे हो दोनों बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड क्लोरेरा, तीनों बैक्टीरिया से कॉज होते हैं ये, और दोनों इंटेस्टाइन के ही होते हैं, बिकॉज ये थोड़ा पेट का मामले वाला है तो इसमें इंटेस्टाइन दोनों में होता है। इसके अंदर आपको डायरिया होता है, क्लोरेरा में आपको डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है। इसके अंदर हेडेक, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट एंड फीवर डायरिया है आपके पास, यहाँ पे टाइफाइड और डिहाइड्रेशन नहीं होती है। क्लोरेरा में हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और सैनिटरी हैबिट्स को करना चाहिए, हमें प्रॉपर लिक्विड फूड खाना चाहिए, इसमें बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एक गुनगुना पानी पीना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। बट टाइफाइड में आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, कंजप्शन ऑफ प्रॉपर लिक्विड फूड, अच्छा खाना, पका हुआ खाना खाना चाहिए और वाटर ड्रिंक करना चाहिए आपका बॉइल्ड वाला, एंड वैक्सीनेटेड होना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे तो क्लोरेरा टाइफाइड का बिल्कुल सेम है दोनों का, बस डिहाइड्रेशन क्लोरेरा में ही होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा, लास्ट आता है एस्केलेरोसिस, इसको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं, पेट में कीड़े होना, ये वॉर्म्स ही है। ठीक है, इंटेस्टाइन में ही होता है, इनके इसके अंदर मतलब के पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो आपके वॉर्म्स होते हैं, स्टूल जो होता है आपका, स्टूल वॉर्म्स कहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको कभी कभी भूख नहीं लगती है, आपकी जो ग्रोथ होती है वो पुअर होने लग जाती है, डायरिया होता है, आपको वेट लॉस होने लग जाता है, एनीमिया मतलब आपके अंदर खून की कमी होने लग जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, और एक अच्छा पका हुआ खाना खाना चाहिए, और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए। ठीक है, नाउ अब आता है कि हम डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू कॉज होते हैं। तो टू टाइप्स के डिजीज होते हैं, मलेरिया एंड डेंगू। आपने पढ़ा है, मलेरिया हम जानते हैं। अब मलेरिया हमारा प्रोटोजोन डिजीज़ है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है, इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो लास्ट में ए आ रहा है एंड इसमें भी ए आया, तो प्रोटोजोआ एंड मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से, डेंगू आपका वायरस होता है, डेंगू फीवर। ठीक है, इसके अंदर आपका मतलब शरीर टूट जाता है, ब्रेक बोन मतलब शरीर टूट जाता है इसके अंदर आपको बहुत फीवर होता है, रुक रुक के फीवर आता है। लेकिन मलेरिया में बिल्कुल हाई फीवर होता है आपको, दोनों स्किन ब्लड से रिलेटेड है, स्किन और ब्लड से रिलेटेड होता है, बिकॉज यहाँ पे इंसेक्ट इंजेक्ट करते हैं और मेन इसमें मॉस्किटो ही होते हैं। ठीक है, जो करते हैं, इसके अंदर आपको प्रोफ्यूज होता है मलेरिया के अंदर, और स्वेटिंग होने लगती है, और आपको ठंडी ठंडी हवाएं आने लग जाती हैं, मतलब ठंडी महसूस होने लग जाती है आपको। इसके अंदर डेंगू के अंदर आपको हेडेक होता है, मसल और जॉइंट पेन होता है, नौशिया होता है। अब मलेरिया में कैसे बच सकते हैं, सो यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, आप मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करो। ठीक है, रिपेलेंट्स जो वो नहीं आते, आप जैसे सोते हो तो सोते समय आप मच्छरदानी लगा के सो। ठीक है, इसके थ्रू आपको मच्छर ना काटें, और जब मानसून वाला होता है तो उसके अंदर आपको फुल कपड़े पहनने चाहिए, लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए कि आपके आसपास कोई रुका हुआ पानी ना हो, गंदा पानी ना हो, उसके थ्रू मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है जो कि आपके घर के अंदर मलेरिया का सिम्टम फैला सकते हैं। एंड आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट भेजती है लोगों को चेक करने के लिए, कंपनीज को चेक करने के लिए किसी किसी घर के आसपास रुका हुआ पानी है, और इसके घर के आसपास रुका हुआ पानी होता है एंड उसको उन्हें नहीं हटाते कहने के बावजूद भी, तो उन पर फाइन लगता है। ठीक है, तो उसके अंदर में ब्रीडिंग हटानी चाहिए मॉस्किटो के अपने आसपास घर पे। इसमें भी आपको मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, विंग नॉन स्लीव लॉन्ग स्लीव क्लोथ, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन योर अराउंड योर होम एंड अवॉइडिंग एरियाज विद स्टिल वाटर, जहाँ पे पानी है वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
तो डेंगू और मलेरिया का भी लगभग सेम ही है, ठीक है। अब बाय स्टडिंग द टेबल 3.1 वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड, हाउ टू प्रिवेंट देम। हमने टेबल 3.1 देखी थी शिलावारी, जो कि ह्यूमंस के थ्रू कॉज होते हैं, तो हमने देखा कि कैसे उनसे बच सकते हैं, कैसे डिजीज स्प्रेड होती हैं। हियर आर सम सिंपल बट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हैं इंपॉर्टेंट वाली, उनको देखते हैं। सो कीपिंग आवर सेल्स एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने आप को भी साफ सुथरा रखना, अपने आसपास की भी जगहों को साफ सुथरा रखना। बेसिक हाइजीन को प्रैक्टिस करना, वॉश को हैंड को वॉश करना विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, जो भी जर्म्स है आपके अंदर। अपने माउथ और उसको कवर करना वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। वेयरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी हमें, और आसपास के लोगों को भी बीमारी नहीं होगी, और अगर मुझे हो भी रही होगी तो हमें बाकी लोगों को नहीं फैला पाएंगे उसको, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स को अवॉइड करो शेयर करना, लाइक टावल्स, हैंकरचीफ्स। कीपिंग योर होम, फूड, वाटर क्लीन and staying at home and resting when we are unwell helps the body to recover and minimize spreading the disease to others। आपको कोई बीमारी हो रही है तो घर पे रह के आराम करो, जिससे कि आपकी बॉडी को भी रिकवर होने का टाइम मिल सके और दूसरों को भी ना फैले। अब यहाँ पे दे रखा है यार, डिजीज ऑलवेज कॉज बाय इन्फेक्शन। क्या सभी डिजीज इन्फेक्शन से ही कॉज होती है? नो। अब दे रखा है कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि वॉर्म्स के थ्रू भी कॉज होती हैं। जब हमने वो पढ़ा था ना एस्केलेरिसिस राउंड वॉर्म्स वाला, जो कि हमारे अंदर ही रहती हैं, स्पेशली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। सो दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हम खाना खाते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स पे फीड करते हैं, जिनको पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स हमने पुराने कोर्स की क्लास 6 में पढ़ा था ना, कि पैरासाइट्स किन्हें कहते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अनदर लिविंग बीइंग, जो कि दूसरे पर रहता है या दूसरे पर डिपेंड रहता है खाना खाने के लिए, अपने होस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। These worms usually spread through contaminated food, किसी contaminated food या water, soil या किसी contact from infected people और animal, उसके थ्रू ही worms usually spread होते हैं दूसरे लोगों से। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज, कैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज होती हैं। सो हमने पढ़ा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जैसे कैंसर, जस्ट अ मिनट, यस, सो जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, जो कि लिंक्ड होते हैं हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे रहन सहन से, हमारी डाइट पे और एनवायरनमेंट पर, जो कि नहीं फैलती हैं। और मोस्ट कॉमन डेथ भी इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एनसीडीज के थ्रू ही कॉज होती है, ठीक है। इन ग्रेड 6 हमने पढ़ा था स्कर्वी, एनीमिया, गॉइटर, ये कुछ लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, बिकॉज ये फैल नहीं सकती। डेफिशिएंसी डिजीज किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी के अंदर बहुत कमी होती है। मान लो अगर मैं सॉल्ट नहीं खाती हूँ, नमक नहीं खाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैं नमक नहीं खाऊंगी तो मुझे कौन सी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। डेफिशिएंट डिजीज भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, बिकॉज ये फैल नहीं सकती, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इफ़ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, मैंने ज़्यादा अमाउंट का आयोडीन लिया तो क्या हो जाएगा? तो ज़्यादा लेना भी और ज़्यादा कम लेना, ज़्यादा लेना भी और ज़्यादा कम होना भी, ये दोनों ही आपके डिजीज़ कॉज करते हैं। आपको मेंटेन चीज़ खानी चाहिए, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। उसको हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, आपको पता है बैलेंस डाइट किन्हें कहते हैं, हमने उसमें पढ़ा था आपके ब्रिज कोर्स में। सॉरी। डिजीज सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा मेक ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं रिकवर होने के लिए, लाइक डायबिटीज़, अस्थमा, ठीक है, कैंसर, ये सभी वो डिजीज़ हैं जिनको 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योर होने में, जिनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ हमेशा 3 मंथ से ज़्यादा टाइम लेते हैं, 3 मंथ से ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। नाउ डायबिटीज़ हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है इंडिया में, बिकॉज यहाँ पे एडल्ट्स को भी चिल्ड्रंस को भी डायबिटीज़ होती है। इनफैक्ट इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड इट ऑफन डेवलप्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, अनहेल्दी एंड ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम एक जगह पे बैठे हैं, फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो उसके थ्रू भी हमें डायबिटीज़ होती है। बीइंग ओवरवेट, ज़्यादा मोटापा चढ़ना, ओबेसिटी होना, या बाकी रीजन्स के थ्रू ही डायबिटीज़ कॉज होती है। डायबिटीज़ आपके ज़्यादा मतलब मीठा ज़्यादा खाने से होता है। आप जानते हो मतलब इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्वीट्स हैं, ठीक है। दिवाली से आने वाली है तो उसमें सबसे ज़्यादा उसमें पापड़ी ज़्यादा होती है ना, तो उसके थ्रू हम ज़्यादा मीठा खाते हैं। सबसे ज़्यादा मीठा अगर आप देखोगे तो इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है, डायबिटीज़ के लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें बता रहे ज़्यादा है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर प्रिवेलेंस। अब हम ज़्यादा पढ़ते हैं अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कैसे कॉज होती है, उनके प्रिवेंटेशन का हम कैसे दे सकते हैं। तो एक्टिविटी 3.5 है, लेट अस सर्वे, लेट्स स्टार्ट टू स्टडी नाउ। सो हमें 3
मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल्स जो कि डिजीज़ से रिलेटेड हो उनको फाइंड आउट करना है अपने आसपास के पड़ोसी के साथ, ठीक है, नेबरहुड में जो है। एंड टॉक टू डॉक्टर के साथ बात करनी है, नर्स या हेल्थ वर्कर से, या अगर अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो तो आपको पता चले कि हेल्थ के बारे में एंड कौन सी टाइप की लाइफस्टाइल चेंज करती है हमारे प्रिवेंटेशन को भी और हमारे डिजीज़ को मैनेज करती हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट्स के थ्रू आप देख सकते हैं, बुक्स और टीचर्स के थ्रू या डॉक्टर्स के थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ फिर द टेबल 3.2 एंड लर्न मोर अबाउट लाइफस्टाइल एंड रिलेटेड डिजीज़। यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है, टेबल 3.2 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। यहाँ पे आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है, आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछ के भर सकते हो। ऐसे नेम ऑफ कॉमन डिजीज जैसे कि ओबेसिटी, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ की साइंस और सिम्टम्स क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, एक्सेसिव थर्स्ट होते हो, वेट लॉस होने लगता है, टाइटनेस और स्लो हीलिंग होती है। अगर आपको कोई चोट लग जाए तो वो धीरे धीरे क्योर होती है, उसकी स्लो हीलिंग होती है डायबिटीज़ में। अब आपको यहाँ पे कुछ इसके प्रिवेंटेशन लिखने हैं, ऐसे हाई ब्लड प्रेशर के, तो आप इनको वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे रखा है एक इन्फॉर्मेशन, हमें बीइंग अ साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा आपके। डॉक्टर कमाल रनादाई 1917 टू 21, ठीक है, ये एक पॉनरिंग बायोमेडिकल की रिसर्चर थी। इन्होंने स्टडी करा कैसे हार्मोन्स और सर्टेन वायरस हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कैंसर के थ्रू लिंक्ड होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन। उनके वर्क ने हमें दिखाया कैसे टोबाको, डाइट और पोल्यूशन हमारे कैंसर के चांसेस को ज़्यादा रेज करते हैं, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज, कैसे हम डिजीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द फ्रेज प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। आपने सुना होगा कि अगर हमें किसी को बचाना है, प्रिवेंटेशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब अगर मान लो जैसे आपको पोलियो हो चुका है, अब वो सही नहीं हो सकता तो आप उसको क्योर ही तो करोगे, ठीक है। अब अगर किसी को डिजीज़ हो जाती है ना तो उसको बचाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको सही करा जा सकता है। तो ये चीज़ देखिए कि प्रिवेंटेशन कम होता जा रहा है इंडिया में, बट क्योरेशन ज़्यादा होता जा रहा है। उसको हम क्योर करते रहेंगे तो एक टाइम पे तो वो सही होगा, बट उसको सॉरी, क्योर मतलब एक तरीके से आपको पूरा सही कर देना। हम अपने आप को बचा सकते हैं लेकिन पूरा सही नहीं कर सकते। जैसे कि हमें अभी पोलियो नहीं हुआ तो हम अपने आप को बचा रहे हैं, अगर बाई चांस में पोलियो हो जाता है तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते। यस, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल, हमें इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाएं, ठीक है। एक्टिविटी 3.6 लेट अस रीड, इसको पढ़ते हैं। एक्टिविटी दे रखी है हमें 3.6 लेट अस रीड, उड़ीसा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कंपेन। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले कैसे उड़ीसा में कैसे कम्युनिटी सैनिटेशन पर काम हुआ। सो इन भाड्रक डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में एक भाड्रक डिस्ट्रिक्ट है आपकी, उसमें कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्ड हुआ था। उन्होंने हेल्प करा पीपल को टॉयलेट्स बनवाने में, उनको यूज़ करने में। एंड इन्होंने इस चीज़ को रिड्यूस करा, ओपन डिफिकेशन मतलब खुले में नहीं करने का, ठीक है। जिन्होंने एक अच्छी इम्प्रूव लाई बच्चों की हेल्थ में भी, और डायरिया और जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी, उनके जो केसेस हैं वो भी थोड़े रिड्यूस हुए, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर, अब आप क्या इन्फर करते हो फ्रॉम दिस केस स्टडी, आप इस चीज़ से क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हो। सो सिंपल स्टेप्स जैसे कि गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो जो सिंपल स्टेप्स होते हैं जैसे कि गुड सैनिटेशन, एक अच्छी चीज़ साफ सफाई रखना, एक ग्रेटली रिड्यूस करता है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ के स्प्रेड को भी। फाइंड अबाउट सच कॉमन कम्युनिटी कैंपिंग्स हेल्थ इन योर लोकेशन, आपको कुछ कम्युनिटी कैंपिंग्स को देखना है, फाइंड आउट करना है लोकेशंस में जो कि हेल्प करते हैं लोगों को सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए। सो शेयर इन योर क्लास एंड डिस्कस विद योर पीयर्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच इनिशिएटिव्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज, कैसे हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ के थ्रू फाइट कर सके। सो यू वुड हैव नोटिस, आपने नोटिस करा होगा दैट सम पीपल गेट सिक मोर फ्रीक्वेंटली, कि एक जो लोग होते हैं ना वो जल्दी बीमार हो जाते हैं किसी भी छोटी सी बीमारी को लेके, देन अदर्स दूसरे लोगों से सॉरी दूसरे लोगों के मुकाबले वो जल्दी बीमार हो जाता है। वाई, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम होगी। इसका मतलब ऑल दो लिविंग इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट, उसी एनवायरनमेंट में दो लोग हैं और वो बीमारी चल रही है, लेकिन एक बंदा जो है वो पहले बीमार हो गया दूसरे बंदे से, दैट मीन्स उसकी इम्यूनिटी लो है। सो जो एक हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है डिजीज़ के थ्रू फाइट करने की, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं।
ठीक है। अब इम्यूनिटी बच्चे के अंदर पहले से आ रही है, जब वो बर्थ लेता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर पहले से इम्यूनिटी होती है। जिन बच्चों के अंदर पहले से इम्यूनिटी नहीं होती है तो उनके अंदर इंजेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी को इंजेक्ट करा जाता है, इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो आवर बॉडी हैज़ स्पेशल सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है, इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस इम्यून सिस्टम में इसकी एबिलिटी होती है कि वो डिसीज़ के थ्रू फाइट करता है। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स ऑफ इंजेक्शंस इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीज़। आपने देखा होगा कैसे सर्टेन डिजीज़ आपकी चाइल्डहुड, आपने देखा होगा चाइल्डहुड में आपको पोलियो की वैक्सीन लगी होगी, इसके थ्रू आपको वो डिजीज़ नहीं हुई। जो बच्चे नहीं ले पाए उनको पोलियो जाता है। वाई? बिकॉज एजेस के थ्रू आपका डिपेंड होता है। ठीक है, सच पोलियो, मिलाइसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस, आपको इन चारों की और इससे ज़्यादा की भी वैक्सीन लगी होगी बचपन में। जैसे बचपन में पोलियो की वैक्सीन लगती है, ठीक है, टाइटेनस की लगती है, हेपेटाइटिस की लगती है, मिलाइसिस की लगती है, चिकन पॉक्स की भी लगती है। वाई? बिकॉज जैसे कि हमें बचपन से ही बीमारी ना हो। ठीक है, दीज वैक्सीन्स दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस, ये वैक्सीन हमें सीरियस इन्फेक्शन के थ्रू प्रिवेंट करती है, जो कि वायरस और बैक्टीरिया में थ्रू कॉज होता है। एक वैक्सीन हमारी बॉडी को हेल्प करती है, इसके थ्रू हमारी बॉडी फाइट करती है अगेंस्ट हार्मफुल डिजीजेस, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम ट्रेन करती है, हमारे इम्यून सिस्टम हेल्प करती है वैक्सीन को भी। क्योंकि इम्यून सिस्टम जैसे हमें वैक्सीन ली, शुरुआत में जब हम वैक्सीन लेते हैं, एक बार जब आप देखा होगा, जब आप एक वैक्सीन तो आपको थोड़ा सा फीवर टाइप का आपको फील होने लगता है। वाई? बिकॉज आपका वैक्सीन जो है वो एक डेड वीकेंड पैथोजन का लिक्विड होता है, सोल्यूशन होता है। अब वो डेड पैथोजन जब हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो कि इंजेक्ट होती है, जो कि रिलीज होती है बाय इम्यून सिस्टम पहले रिकॉल करता है कि अच्छा ये वैक्सीन है, अब इसके थ्रू मुझे कैसे फाइट करना है, वो चीज़ को एक मेमोरी बना देता है। अब जब रियल लाइफ सिचुएशन बाई चांस हमारे पास कोई सी डिजीज़ आती है जो कि हार्मफुल है, बहुत पावरफुल है, तो उससे हमारी बॉडी को रिकॉल करने में आसानी होती है। जब हम दूसरी वैक्सीन लेते हैं कि ये वही बैक्टीरिया है या वही वायरस है जो कि मेरी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था, मुझे इससे कैसे लड़ाई करनी है, फाइट करनी है, उसी के हमारी बॉडी भी जल्दी क्योर होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? प्रोटेक्शन, जो कि एक वैक्सीन के थ्रू एक्सपोज करा जाता है टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन। वैक्सीन्स डिफरेंट वेज में बनती है। एक वीक एंड डेड पैथोजन का पार्ट होता है ये वायरस या बैक्टीरिया, लेकिन ये एक बहुत वीक पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता। ये हमारे इनएक्टिव हार्मलेस पार्ट होते हैं पैथोजेंस के। ठीक है, सम न्यूयर वैक्सीन्स, कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करती हैं, बताती हैं कि कैसे उनको हार्मलेस पार्ट्स ऑफ जर्म बनाने होते हैं। अब देखो, जो कि इम्यून सिस्टम लर्न्स टू फाइट, हमारी इम्यून सिस्टम कैसे सीखती है? जब एक पैथोजन जो हमने वैक्सीन लिया वो दूसरे पार्ट्स जो हैं हमारे जर्म्स, जो अच्छे जर्म्स हैं, जो हार्मलेस जर्म्स होते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे इनसे लड़ाई करनी है, और उसी से इम्यून सिस्टम फाइट करना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनस शॉट ऑफन गिव्स जब हमें एक बैक्टीरिया, जो कि टाइटेनस कॉजिंग बैक्टीरिया, जब हमें लग जाता है, इन्फेक्शन होता है, तो हम टाइटेनस शॉट लेते हैं। मतलब वैक्सीन का नाम है जिसके अंदर इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है टाइटेनस का ही, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है टू डेवलप प्रोटेक्शन विदाउट कॉजिंग द डिजीज। सो डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड? पहले वैक्सीन कब डिस्कवर्ड हुई थी? इसको हम वैक्सीन का नाम हम अभी जानने वाले हैं। ठीक है, एडवर्ड जेनर और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डेडली डिजीज़, ये एक डेडली डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा वैसे डिजीज़ है जो कि कॉज होती है ब्लिस्टर्स के थ्रू, जो कि बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को मार चुकी है। अब मिल्डर डिजीज़ कॉल्ड काउ पॉक्स, इसके अंदर जो काउ पॉक्स होता है, जो कि काउ को ही होता है, जो कि काउज और ह्यूमंस में भी कई कबार दिख जाता है। इन लेट 17th सेंचुरी इंग्लिश डॉक्टर जिनका नाम एडवर्ड जेनर था, उन्होंने डिस्कवर करा कि जो लोग हैं जिनको काउ पॉक्स हो रहा है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। और यही इन्वेंशन बहुत आगे जाके मशहूर हुआ, फर्स्ट वैक्सीन क्रिएट हुई थी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की, जो कि हेल्प करी थी लोगों को स्मॉल पॉक्स ना होने के लिए। अब यहाँ पे हमें इंडियन वैक्सीन बताई गई है एशियंट की, जिसका नाम है हमारा यहाँ पे गिवन नहीं है, नाम हमारा वेरोलेशन होता है, जो कि हमारे स्मॉल पॉक्स से बचाता है। इंडियन की एशियंट वैक्सीन है जो कि इन्वॉल्व करते हैं मटीरियल्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, जो कि स्किन्स या माइल्ड इन्फेक्शन के थ्रू स्क्रैच करी गई है और उसी के थ्रू इम्यूनिटी बनी गई है। पीपल जो इस पूरे परफॉर्म को करते हैं, जो इस पूरे प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं, उनको हम टीकादार्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थिंक लाइक अ साइंटिस्ट है कि कैसे हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, देन हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है, हम ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हैं, जैसे जेनर
एडवर्ड ने ऑब्जर्व करा कि कैसे मिल्क मेड जो होते हैं उनको काउपॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, उनको काउपॉक्स होता है, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, लाइकली बिकॉज द टू वायरस आर रिलेटेड, बिकॉज दो वायरस रिलेटेड उनको एक ही वायरस तो होगा स्मॉल पॉक्स, सॉरी काउपॉक्स, ठीक है। उसके बाद वो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, कंटेंट इन द प्लस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, फिर से वो स्मॉल पॉक्स लोग जो स्मॉल पॉक्स जिनको काउपॉक्स हो रहे हैं लोगों को, उनके ब्लिस्टर्स के थ्रू स्मॉल पॉक्स की दवाई बनती है एंड उसी के थ्रू स्मॉल पॉक्स नहीं होता। एक्सपेरिमेंटेशन फिर करते हैं वो, ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स स्लैप इनटू अ बॉय, एक बॉय के अंदर उन्होंने देखा डाल के, हु लेटर शोड नो इलनेस, उनको कोई बीमारी नहीं हुई। व्हेन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स, जब उन्होंने स्मॉल पॉक्स की दवाई डाली तो उनको कोई बीमारी नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है, फिर रिजल्ट देखते हैं। ही फाउंड पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स, जिनको काउपॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। फिर उन्होंने एप्लीकेशन करी, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, फिर उन्होंने दवाई को बनाया, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, वैक्सीन हमारे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम इन्फेंट्स टू एल्डरी, बहुत छोटे छोटे बच्चों के से लेकर एल्डर तक वैक्सीन हमारी इफेक्टिव वे है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ। वैक्सीन किस पे काम करती है? एंटीबायोटिक्स पे काम करती है, सॉरी वैक्सीन में वायरस पे काम करती है। अगेंस्ट मैंने सीरियस डिसीज दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, वो इलनेस से हमें प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस का स्प्रेड रिड्यूस करते हैं एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ भी सेव करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव होती हैं, नॉट क्यूरेटिव, एंड हेल्प करते टू मिनिमाइज सीरियस डिसीजेस बिफोर दे हैपन, बट डू नॉट ट्रीट देम वंस। अगर किसी को पहले से बीमारी होगी तो वो उसको ट्रीट नहीं कर सकती वैक्सीन, इसलिए कहते हैं प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। Some people may fear or doubt about vaccines, कुछ लोगों को वैक्सीन के about में डाउट रहता है या डर लगता है, बट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने केयरफुली इसको टेस्ट करा है और सेफ है। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू, अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपके आसपास के लोगों को भी और आपको भी ये क्योर करता है, सॉरी प्रिवेंट करता है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इंडिया ने एक रोल प्ले करा है इन वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया सबसे ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड से लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन अ मासिव स्केल, बहुत अच्छी स्केल पर मैसिव स्केल पर मैन्युफैक्चर करता है वैक्सीन को, सप्लाई करता है टू मैनी कंट्रीज। इंडियन वैक्सीन जो हैं कंपनीज जो हैं एक रोल को प्ले करती हैं ड्यूरिंग कोविड-19 जो कि पैंडमिक और है और कंटिन्यू करती है टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स। बी अ साइंटिस्ट, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है एक और, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइंटिस्ट हैं महाराज कृष्ण बहान, जिनको इंडियन डॉक्टर साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्होंने हेल्प करा टू प्रमोट साइंस एंड इनोवेशन एट इंडिया। इन्होंने एक अच्छा की प्ले रोल की इन डेवलपिंग द रोटा वायरस वैक्सीन। आप जानते हो इनको बच्चे मतलब ये रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डायरिया एंड इन्फेक्शंस। ये जानते थे, ये बिलीव करते थे दैट रिसर्च टू क्रिएट, ये रिसर्च करते थे जैसे कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जैसे कि सभी लोग उसको यूज़ कर सकें, अफोर्डेबल हो गरीब लोगों के लिए भी। ये डिफरेंट चीज़ बनाया करते थे जो कि इंडिया के हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा प्ले रोल करता था। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ पढ़ते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है अगर अगर एक बार वो फेल हो जाए किसी डिजीज़ को बचाने से हमारे बॉडी के अंदर, तो हम बीमार हो जाते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि हमें मेडिसिन देता है वो, और उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। अब जो एंटीबायोटिक्स थी वो आपकी बैक्टीरिया पे ही काम करती थी, वायरस पे नहीं काम करती है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो ये टारगेट पार्ट्स पे ही काम करती है बैक्टीरियल सेल्स के, जो कि डिफरेंट होते हैं ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स में भी। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस और डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। आई हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एज डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैसे हुई थी। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो कि लंदन से थे। वाई स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, इन्होंने नोटिस किया कि जो मोल्ड है उस पर एक पेट्री डिश पर एक बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है और उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो बाकी बैक्टीरियाज हैं मूल पर उसको वो किल कर रहा है। और ये डिस्कवरी हिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लेकर आई ऑफ द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव करा है सिंस देयर डिस्कवरीज। इन्होंने डिस्क्रिमिनेट use has led to the decline in their effectiveness. Nowadays there are newer headlines about antibiotic resistance. आज के समय पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा सुनने को मिलता है। एक फिनोमेनन है कि जब हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं
या तो हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं, या जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं और जब बाई चांस एक बैक्टीरिया रह जाता है, ठीक है, जब एक बैक्टीरिया खाने एंटीबायोटिक लेने के बाद भी जब एक बैक्टीरिया रह जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के अंदर। वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लग जाता है और इसको ट्रीट करना भी हार्डर होता है। इसकी रिस्क पे इंक्रीज होने लग जाती है और एक बार ये इलनेस के साथ साथ डेथ भी कॉज कर देता है। यहीं पे एक्टिविटी 3.7 इट इज इन्फो स्टडी द infographic given in this figure and how do you think the antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens। कैसे आपको लगता है कि पैथोजेंस कैसे बैक्टीरियल चीज़ों को डेवलप करते हैं और कौन से प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिसके थ्रू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में नहीं हो सकते। सो टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक्स वाइसली। हमें एंटीबायोटिक वाइसली यूज़ करना चाहिए। हमें जब डॉक्टर कहे तो जब यूज़ करना चाहिए और करेक्ट डोज, मतलब अगर डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन के लिए खाना है, ड्यूरेशन पे भी ध्यान रखना है कि 2-3 दिन के लिए खाना है इतने टाइम के लिए, तो वही टाइम हमें यूज़ करना है। मान लो अगर मुझे कहा गया है 3 दिन खाने हैं, मैं 2 दिन खा चुकी हूँ, मुझे 2 दिन के बाद लग रहा है मैं सही फील करी, तो मैंने तीसरे दिन नहीं खाया, तो वो हो उस टाइम, क्योंकि बैक्टीरिया ये बड़े अच्छे काइंड के होते हैं, इंटेलिजेंट होता है, वो सोचता है कि अगर मैं एक दिन को इनको इन्फेक्ट नहीं करूँगा तो उनको लगेगा कि वो सही हो चुके हैं, वो एंटीबायोटिक नहीं लेंगे और फिर मैं दोबारा अचानक से बॉडी पर इन्फेक्ट करूँगा। वही चीज़ है, तो हमें जब डॉक्टर कहता है तो उस करेक्ट डोज पर हमें लेना चाहिए उसको अननेसेसरी नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं हो हमें और हमारी डेथ भी बची रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए एंटीबायोटिक इफेक्टिव रहे। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी, जो कि इंडिया में पहले बहुत ज़माने में यूज़ करा जाता था, जिसको हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के यूज़ करते हैं, बट ये नेचुरल सब्सटेंस जैसे हर्ब्स, ऑयल्स, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ करते थे। ये बस इलनेस को मैनेज करा करते थे, जो कि रिकवरी को प्रमोट करते हैं और फोकस करते हैं ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस करते हैं डाइट को। वाइल दीज सिस्टम्स कैन हेल्प विद सम कंडीशंस, ये सिस्टम्स हमें किसी कंडीशंस के थ्रू सिस्टम्स हमें हेल्प करते हैं, यूज़फुल होते हैं, बट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते फॉर ऑल डिजीज एंड ऑल स्टेज। कुछ थेरेपीज़ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, जो कि फोकस करती हैं सिम्टम्स को थोड़ा कम करने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, रिहैबिलिटेशन एंड अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस केयर के थ्रू ही हमारा जो डिजीज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन हमें देता है। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर योर फ्रेंड्स फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको कोई और भी चैप्टर की वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन में, या कोई आपको सैम्पल वीडियो चाहिए, सजेशन चाहिए किसी वीडियो को चैप्टर का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।